मेरा नाम उन्मेष है। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं SIF की, लेकिन नॉर्मल SIF की बात नहीं करेंगे। आज SIF के अंदर जो स्ट्रैटेजीज लॉन्च हो रही है उसकी बात करेंगे, और स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं तो हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड जो काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स ने ऑलरेडी लॉन्च किए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगर आप SIF के बारे में बिल्कुल ही नहीं जानते हैं या आपने कभी SIF के बारे में पढ़ा नहीं है, तो मैंने इसके पहले SIF के ऊपर एक जनरल वीडियो बनाया है। मैं रिकमेंड करूंगा ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो देखिए, ताकि आपको इस वीडियो के बारे में और अच्छी तरह से समझें। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड के स्ट्रक्चर्स के बारे में, हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड के ऑब्जेक्टिव के बारे में, किस तरह से हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड काम करता है। तीसरे इसमें बात करेंगे हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड के टैक्सेशन के बारे में। आगे मैं बात करूंगा दोस्तों कौन सी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड ऑलरेडी लॉन्च किए हैं, ये इनके जो हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड्स है उसका स्ट्रक्चर क्या है, कहां पर वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और आखिर में दोस्तों मैं बात करूंगा कि क्या आपने हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और अगर आपने हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो वो क्यों करनी चाहिए, उसके क्या एडवांटेजेस है और उसमें आप क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। आइए अभी बात करते हैं हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड है उसके स्ट्रक्चर के बारे में। पहले जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, फिर बाद में हम अलग अलग कंपनियों द्वारा लॉन्च किए हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जनरल स्ट्रक्चर की। तो दोस्तों, हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड जो है ये एक मिक्सचर होता है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का। टू बी स्पेसिफिक, हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड में आर्बिट्राज, फिक्स इनकम, स्पेशल सिचुएशन और डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी इसका मिक्सचर हो सकता है। आर्बिट्राज आपको पता होगा, आर्बिट्राज के ऊपर मैंने एक पहले वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं आर्बिट्राज समझने के लिए। लेकिन जस्ट ब्रीफली आपको बताने के लिए, आर्बिट्राज एक इक्विटी की स्ट्रेटेजी हो सकती है जहां पर दो अलग अलग मार्केट में इक्विटी के प्राइस में जो डिफरेंस होता है उसका फायदा लेने की कोशिश करते हैं फंड मैनेजर्स। दूसरा, मैंने जिस तरह से आपको बताया कि फिक्स्ड इनकम मतलब बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग शॉर्ट फंड्स करते हैं एक पर्टिकुलर मात्रा में। तीसरा है स्पेशल सिचुएशंस। स्पेशल सिचुएशंस का मतलब होता है फंड मैनेजर इसके अंदर IPOs में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या QIPs मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बायबैक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मर्जर या डीमर्जर की फायदा लेने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव स्ट्रेटेजीज। डेरिवेटिव स्ट्रेटेजीज जैसे कवर्ड कॉल, स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल या फिर पेयर ट्रेडिंग, इस सभी का फायदा लेने के लिए इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या ये चारों चीजें मैंने आपको जो बताई अभी तक, आर्बिट्राज, फिक्स इनकम, स्पेशल सिचुएशंस और डेरिवेटिव्स, इस सभी का मिक्सचर एक बनाते हैं। और ये मिक्सचर बनाते हैं इसलिए ताकि आपको ऑब्जेक्टिव मतलब आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलने के लिए इस टाइप का मिक्सचर किया जाता है इन फंड्स में। तो दोस्तों, ये हुआ स्ट्रक्चर के बारे में। थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं स्पेशल सिचुएशंस और डेरिवेटिव्स के बारे में, क्योंकि हम लोग स्पेशल सिचुएशंस कई एक बार हमें पता नहीं होती है। तो यहां पर एक इमेज के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरह की स्पेशल सिचुएशंस अल्टिवा SIF यूज करने वाली है। ये इमेज मैंने अल्टिवा SIF के प्रेजेंटेशन से ली है। तो अल्टिवा SIF के अंदर में आप इमेज के ऊपर देख सकते हो कि IPO लिस्टिंग मतलब IPO जो आते हैं उसमें ये लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। क्वालिफाइड प्लेसमेंट्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स जो होती है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। स्ट्रैडल स्ट्रैंगल जो डेरिवेटिव स्ट्रैटेजी होती है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। कोई स्टॉक इंडेक्स में तो इंक्लूसिव होता है या इंक्लूड होता है, उसका फायदा लेने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या इंडेक्स में से निकाला जाता है उसका फायदा लेने की भी कोशिश कर सकते हैं। अगर मैं थोड़े लॉन्ग टर्म की बात करूं तो ये लोग 1 से 3 महीने के लिए पेयर ट्रेडिंग में भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बायबैक या एंकर IPOs के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर कवर्ड कॉल जो एक डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी है उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उससे अगर थोड़ी लॉन्ग टर्म की बात करूं तो जो मर्जर, डीमर्जर या ओपन ऑफर्स होती है उसमें भी ये लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये जनरल एक स्ट्रक्चर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्पेशल सिचुएशंस क्या होती है और डेरिवेटिव्स क्या होता है। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट स्पेशल सिचुएशंस और डेरिवेटिव्स में हो सकती है। अभी ये बात करते हैं
कि किस मार्केट सिचुएशन में आप हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड में से क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। ये एक स्क्रीनशॉट है, देखिए दोस्तों, मैंने QSIF यानी क्वांट SIF का लिया हुआ है, लेकिन ये स्पेसिफिकली हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड के बारे में है। ये टेबल में आप देख सकते हो, एक तरफ आपको दिया हुआ है कि मार्केट की फेज क्या है, उस सिचुएशन में, उस मार्केट फेज में नॉर्मल म्यूचुअल फंड किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या है, और उसी सिचुएशन में जो SIF है, मतलब हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड वाले SIF है, वो किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो सिचुएशन है वो एकदम बहुत ही अच्छा बुल मार्केट, जिसे रेजिंग बुल मार्केट कहा जाता है, उस समय आपको पता है कि जो आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन दोस्तों इस समय आपके जो हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट SIF है वो उतना अच्छा परफॉर्म करने की एक्सपेक्टेशन आप नहीं रख सकते हो। उससे सेकंड इसमें आते हैं हम, सेकंड सिचुएशन में, जहां पर बुल मार्केट होता है, एक नॉर्मल सा बुल मार्केट, वहां पे भी आपको पता है कि म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में आपके जो हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट SIF है वो नॉर्मल सा परफॉर्म करेंगे या मॉडरेटली परफॉर्म करेंगे, ऐसा आप मान के चलते हैं। तीसरी सिचुएशन है करेक्शन या कंसोलिडेशन। करेक्शन मतलब जब मार्केट नीचे आता है, और कंसोलिडेशन मतलब मार्केट आमतौर पर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा उल्टा होगा। इस सिचुएशन में म्यूचुअल फंड उतने अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे, मॉडरेटली परफॉर्म करेंगे। लेकिन दोस्तों इस सिचुएशन के अंदर आपके जो हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद हम रख सकते हैं। अगली सिचुएशन है रेंज बाउंड मार्केट। रेंज बाउंड मार्केट मतलब एक आमतौर पर रेंज होती है, उसके अंदर मार्केट ऊपर नीचे होते रहते हैं। इस सिचुएशन में भी आपके जो म्यूचुअल फंड है वो मॉडरेटली परफॉर्म करेंगे, लेकिन आपके जो SIFs है, हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड वाले SIF, वो अच्छा आउट परफॉर्म कर सकते हैं। अगली सिचुएशन है बेयर मार्केट वाली। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन है बेयर मार्केट वाली, जब मार्केट आमतौर पर लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 1.5 साल 2 साल के लिए बिल्कुल ही नहीं चलता है और नीचे ही जाता है, इसे हम बेयर मार्केट कहते हैं। इस समय पर आपके जो म्यूचुअल फंड्स है वो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं करेंगे या अंडर परफॉर्म करेंगे, हम ऐसा कह सकते हैं। इस सिचुएशन में आपके जो SIFs है ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आउट परफॉर्मेंस आपको दिखा सकते हैं। जो नेक्स्ट सिचुएशन है वो है वोलेटाइल मार्केट। वोलेटाइल मार्केट मतलब जब मार्केट काफ़ी ऊपर ज़्यादा होता है, ये सिचुएशन। ऐसे सिचुएशन में आपके जो म्यूचुअल फंड्स है वो म्यूचुअल फंड मॉडरेटली परफॉर्म करेंगे, लेकिन आपकी जो SIFs है ये SIF आउट परफॉर्म कर सकती है मार्केट को। तो हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड से हम क्या ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं या क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। सबसे पहली एक्सपेक्टेशंस हम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड्स में से रख सकते हैं, वो है रिडक्शन इन वोलेटिलिटी। मतलब आमतौर पर आपके जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें काफ़ी वोलेटिलिटी होती है, इवन डेट फंड्स में भी कई एक बार वोलेटिलिटी वाली सिचुएशन आती है। तो वोलेटिलिटी कम करना ये इनका पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है कि आपके डाइवर्सिफिकेशन में एनहांसमेंट करे, आपका डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाए और ड्रॉडाउन्स कम करे। ड्रॉडाउन्स कम करे मतलब जो आपकी नीचे गिरने की सिचुएशन है आपके फंड्स, उसको कम करे। और तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो तीसरा ऑब्जेक्टिव है आपके लिए सोर्स ऑफ एडिशनल अल्फा क्रिएट करे। इसका मतलब ये है कि आपके लिए मार्केट से थोड़ा सा ज़्यादा परफॉर्म करने की सिचुएशन बनाए। दोस्तों एक स्टडी किया है या बैक टेस्टिंग किया है, उस बैक टेस्टिंग के बेसिस पे हमें ये पता चलेगा कि आपका जो हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड है वो अभी जो लैंडस्केप है म्यूचुअल फंड्स का, उस लैंडस्केप में रिटर्न्स के हिसाब से कहाँ बैठ सकता है। रिटर्न के हिसाब से हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड इस लैंडस्केप के ऊपर कहाँ बैठ सकते हैं, इसे हम कंपेयर करेंगे म्यूचुअल फंड के साथ। तो सबसे जो सेफ म्यूचुअल फंड माना जाता है लिक्विड की तरह, वो है आर्बिट्राज फंड। दोस्तों आर्बिट्राज फंड का जो 3 साल का एवरेज रिटर्न्स है वो है 6.76%। उसके बाद में आते हैं शॉर्ट टर्म वाले डेट म्यूचुअल फंड्स। तो शॉर्ट टर्म वाले जो डेट म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने 3 साल का जो एवरेज रिटर्न दिया है वो 7.51% दिया है। उसके बाद में आते हैं कॉर्पोरेट डेट फंड्स या मीडियम टर्म वाले डेट फंड्स। इनका जो 3 साल का एवरेज रिटर्न्स रहा है वो एवरेज रिटर्न्स है 7.69%। इसके बाद में हम एक्सपेक्टेशंस ये रख सकते हैं कि यहाँ पर आपका
जो स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड है हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट वाला, वो कहीं ना कहीं बैठ जाएगा और उसके बाद में आपके इक्विटी सेविंग्स फंड आ सकते हैं। जो इक्विटी सेविंग्स फंड का 3 साल का एवरेज रिटर्न रहा है 10.09%। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशंस है दोस्तों, ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन है कि कहीं ना कहीं मीडियम टर्म और इक्विटी सेविंग्स फंड के बीच में स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट वाले रह सकते हैं, उतना रिटर्न्स आपको दे सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज ने इसका बैक टेस्टिंग भी किया है, तो बैक टेस्टिंग में इसके जो रिटर्न्स है ये दोनों के बीच में पाए गए हैं, जो आपको अभी आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड, आपने ये जाना होगा अब तक कि आपको एक एडवांटेज प्रदान करता है म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन का, और एट द सेम टाइम फ्लेक्सिबिलिटी या एडवांटेजेस आपको प्रदान करता है जो पीएमएस या एआईएफ के अंदर होती है। आपने शायद ये जाना होगा कि एआईएफ के अंदर काफ़ी सारी डेरिवेटिव स्ट्रैटेजी प्ले की जाती है, जिन डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज के तहत आपको कम वोलेटिलिटी और बेटर रिटर्न का एक अल्टरनेटिव क्रिएट करके दिया जाता है। लेकिन जो एआईएफ्स है उसमें जो टैक्सेशन की स्थिति है वो आपके लिए उतनी फेवरेबल नहीं है। टैक्सेशन जो फेवरेबल आपके लिए है वो म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन काफ़ी फेवरेबल है। दोस्तों हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड के अंदर में आपके लिए एडवांटेज ये है कि आपको टैक्सेशन का एडवांटेज म्यूचुअल फंड का मिल रहा है, और आपको एआईएफ की जो डेरिवेटिव स्ट्रेटेजीज है उसका भी एडवांटेज मिल रहा है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि जो हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड है उसमें अगर आप 2 साल तक पैसा रखते हो और 2 साल के अंदर अगर आप आपका पैसा निकालते हो तो आपको एक नॉर्मल डेट फंड की तरह टैक्सेशन लगेगा। इसका मतलब यह है कि आपके जो टैक्स स्लैब्स है उन टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप 10% की टैक्स स्लैब में है तो आपको 10%, या अगर आप 30% की टैक्स स्लैब में है तो आपको आपकी जो प्रॉफिट्स है या रिटर्न्स है उसके ऊपर आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 2 साल या 2 साल से ऊपर आपका पैसा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड के अंदर रख सकते हो तो आपका जो टैक्सेशन है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड के जैसा बन जाता है, और आपको कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म वाला। लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन का जो रेट है वो है 12.5%, 12.5%। इसका मतलब ये है कि अगर आप हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड के अंदर 2 साल का होल्डिंग कम से कम रखते हैं तो आपको जो टैक्सेशन लगेगा वो आपके गेन्स के ऊपर खाली 12.5% लगेगा। ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज इसके अंदर है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं ऐसी कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनीज है जिन्होंने हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड लॉन्च किए हैं। हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड अभी तक एडलवाइज ने उनके अल्टिवा एसआईएफ के अंदर लॉन्च किए हैं, एसबीआई ने उनके मैग्नम एसआईएफ के अंदर लॉन्च किए हैं, और क्वांट म्यूचुअल फंड ने उनके क्यूएसआईएफ के अंदर हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड लॉन्च किए हैं। एक एक करके देखते हैं इनका स्ट्रक्चर किस तरह से हो सकता है। सबसे पहला अल्टिवा एसआईएफ के बारे में, अल्टिवा एसआईएफ का जो हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों आप आपकी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कोर स्ट्रेटेजीज के अंदर, मतलब जिसमें नॉर्मल होल्डिंग होती है, एक म्यूचुअल फंड की तरह की होल्डिंग होती है जिसमें आर्बिट्राज है और फिक्स इनकम मतलब बॉन्ड्स है। इसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट जो करेंगे तो उसमें से भी जो आर्बिट्राज की इन्वेस्टमेंट है वो 20 से 40% तक की हो सकती है, और जो फिक्स इनकम मतलब बॉन्ड्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो 40 से 60% तक की हो सकती है। लेकिन जो स्पेशल सिचुएशंस या डेरिवेटिव्स है इसके अंदर जो इनकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है उसमें भी स्पेशल सिचुएशन की जो इन्वेस्टमेंट है वो 0 से लेके 10%, 0 से लेके 10% तक हो सकती है। और डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज में, मतलब जैसा मैंने आपको बताया था स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल या कवर्ड कॉल, इस तरह की जो स्ट्रैटेजीज है इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो सकती है ये 10 से 20% के बीच में हो सकती है। उसी तरह से अल्टिवा एसआईएफ का मैं आपको एक और फीचर बताता हूं। जो स्ट्रैटेजी वो लोग यूज करने वाले हैं उसे उन्होंने बैक टेस्टिंग भी किया। उस बैक टेस्टिंग के तहत ये पाया गया कि उनके जो मिनिमम रिटर्न्स आए हैं, 2 साल के रोलिंग रिटर्न की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो मिनिमम रिटर्न्स आए 2 साल के रोलिंग में वो 7% आए हैं, और मैक्सिमम रिटर्न्स आए करीब 12.89%। इसका जो एवरेज बनता है दोस्तों वो है 10.10%। मैं आपको कहीं पे इसकी गारंटी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक्सपेक्टेशन आप क्या रख सकते हो इसमें से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम लोग ये देखेंगे कि जो मैग्नम एसआईएफ है एसबीआई का, उनका स्ट्रक्चर किस तरह से है। मैग्नम एसआईएफ
REIT और INVITs में भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। INVIT और REIT आपको पता होगा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, जो एक अलग तरह का इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप चाहते हो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो इसके ऊपर बताऊंगा, ताकि आपको REIT और INVIT क्या है ये समझ में आएगा। तो REIT और INVIT में 0 से लेकर 10% ये लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डेट यानी बॉन्ड्स के अंदर ये लोग 25 से 35% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अनहेज डेरिवेटिव मतलब जहां पे डेरिवेटिव्स का हेजिंग बिल्कुल भी नहीं होगा, इसके अंदर ये लोग इन्वेस्टमेंट जो करेंगे ये 0 से लेके 25% तक कर सकते हैं। और कवर्ड इक्विटी एक्सपोजर मतलब जहां पर इक्विटीज में या स्टॉक्स में पोजीशन ली जाएगी, लेकिन उसे हेज किया जाएगा डेरिवेटिव की यूज से, उसमें करीब करीब 55 से लेके 75% तक ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो अनहेज इक्विटी है, जहां पे कोई हेजिंग नहीं होगा, उसमें ये लोग करीब करीब 10% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ग्रॉस इक्विटी का जो इनका एक्सपोजर है, जो अनहेज इक्विटी है और हेज इक्विटी, ये मिला के 65 से लेके 75% के बीच हो सकता है। इसी तरह से QSIF या क्वांट SIF की हम लोग बात करते हैं, तो QSIF या क्वांट SIF का जो स्ट्रक्चर है, आप ये देख सकते हो कि इक्विटी आर्बिट्राज या अनहेज इक्विटी के अंदर ये लोग 35 से लेके 65% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इक्विटी आर्बिट्राज के अंदर बिल्कुल ही कम रिस्क होती है, लेकिन जो अनहेज इक्विटी है, जैसा म्यूचुअल फंड में अनहेज इक्विटी होती है, उसके अंदर थोड़ी सी रिस्क ज्यादा बनी रह सकती है। दूसरा जो है अनहेज इक्विटी डेरिवेटिव स्ट्रेटेजीज, मतलब जहां पर डेरिवेटिव स्ट्रेटेजीज जो हेज नहीं की है, जहां पर ये एब्सोल्यूट डेरिवेटिव से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, ये 0 से लेके 40% तक यहां पर यूज कर सकते हैं। उसके आगे इक्विटी डेरिवेटिव स्ट्रेटेजीज जो अनहेज्ड है, यहां पर ये लोग, पहले मैंने लॉन्ग स्ट्रेटेजीज की बात की थी, अभी मैं शॉर्ट स्ट्रेटेजीज की बात कर रहा हूं, डेरिवेटिव स्ट्रेटेजीज की। यहां पर ये लोग 0 से लेके 25% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगला डेट यानी बॉन्ड्स के अंदर जो डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी है या बॉन्ड्स है, इसके अंदर ये लोग 25 से लेके 65% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, तीनों का अपना अलग अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन ऑब्जेक्टिव करीब करीब, चूंकि ये हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड है, तो इनका ऑब्जेक्टिव करीब करीब समान रहेगा। करीब करीब ये वही रेंज में रिटर्न्स कमाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके अंदर हमें ये समझना जरूरी है कि जो फंड मैनेजर है, ये फंड मैनेजर का स्किल भी यहां पर काफी पिक्चर में आ सकता है, क्योंकि वो फंड मैनेजर जिन्हें डेरिवेटिव का एक्सपोजर काफी अच्छा है, जिन्हें डेरिवेटिव का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, वो इन डेरिवेटिव्स की स्ट्रैटेजीज या फिर स्पेशल सिचुएशन की जो अपॉर्चुनिटीज है, उसे किस तरह से यूज करते हैं, इसके ऊपर आपके रिटर्न्स जो है वो थोड़े कम ज्यादा हो सकते हैं, वोलेटिलिटी थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, हमारे आखिरी सेक्शन में हम आते हैं कि किसने यहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड या कोई भी SIF के अंदर आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी 10 लाख रुपए से। तो अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो डेट इन्वेस्टमेंट है या बॉन्ड वाली इन्वेस्टमेंट है, इसमें इसके बजाय थोड़ा सा ऊपर रिटर्न कमाना चाहते हैं, और वो रिटर्न भी आप कमाने के लिए वोलेटिलिटी भी नहीं चाहते हैं। जैसा इक्विटी सेविंग फंड के अंदर, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, उसके ऊपर इक्विटी सेविंग फंड आता है, उसमें थोड़ी वोलेटिलिटी हो सकती है। लेकिन आपको इक्विटी सेविंग फंड वाली वोलेटिलिटी भी नहीं चाहिए और डेट वाला एश्योरेंस भी चाहिए, एक एश्योर्ड काइंड का रिटर्न भी चाहिए, तो आप हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट वाले SIF के अंदर जा सकते हो। तो हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट वाला SIF आपके लिए एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है, आपको ये रेंज के अंदर आपको रिटर्न दे सकता है। लैंडस्केप के ऊपर आपको मैंने बताया कि कहां पर आपको ये बिठा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका टैक्सेशन वाला बेनिफिट। अगर आप ऑलरेडी 30% के ऊपर वाले टैक्सेशन स्लैब में हो और फिर भी आप एक स्टेडी रिटर्न वाली इन्वेस्टमेंट चाहते हो जिसका टैक्स इफेक्टिव रिटर्न्स हो, आमतौर पर स्टेडी रिटर्न्स वाली जो इन्वेस्टमेंट होती है वो डेट में होती है, लेकिन उसका टैक्सेशन उतना फेवरेबल नहीं है। तो आपको टैक्सेशन भी फेवरेबल चाहिए और स्टेडी रिटर्न्स भी चाहिए, और आप हायर टैक्स स्लैब में अगर हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट अपने करने का जरूर सोचना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा इसका एक बहुत ही अच्छा उपयोग है।
अगर आप कॉरपोरेट में फाइनेंस मैनेजर हो, अगर आप मीडियम स्केल की कंपनी के ओनर हो, तो आपका जो कंपनी का फंड्स है, आपकी कंपनी का फंड्स इसमें लगाने का सोच सकते हो, क्योंकि आपको एक स्टेडी रिटर्न्स, जो आमतौर पर कॉरपोरेट्स चाहते हैं कि आप उनको स्टेडी रिटर्न्स मिले, तो ये स्टेडी रिटर्न्स मिलने के लिए भी हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड एक अच्छा फंड हो सकता है। उसमें भी आपको कॉरपोरेट के लिए एक फेवरेबल टैक्सेशन मिल जाएगा। दोस्तों, आई होप मैं आपको हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट के फंड के बारे में जानकारी दे पाया हूं। इसी तरह के इनोवेटिव वीडियोस के लिए, इनोवेटिव जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। बॉर्नविस्टा के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको नोटिफिकेशंस मिलने के लिए जो बेल आइकन आपको सामने दिख रहा है, उस बेल आइकन को आप दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.